आचार्य वराहमिहिर ने कहा, वृहत जातकम नाम का एक शास्त्र है हमारे यहाँ, उसमें ज्योतिष के बारे में कहते हैं, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य करुण पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसी द्रव्याणि दीपिव। वो कहते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो क्या है कि यद उपचित मन्य जन्मनि, यद उपचित यानी कि पिछले जन्म जन्मांतरों में मनुष्य के द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्म किया गया उससे जो उपजा है, उससे जो पैदा हुआ है अन्य जन्मनि, अन्य जन्म जन्मांतरों में, उस फल को ये जो शास्त्र है व्यंजयति शास्त्र में तत्, उसका व्यंजन करता है क्रमवार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस प्रकार से, जिस प्रकार से माला में हम एक एक मोती पिरोते हैं उसी प्रकार से उन घटनाओं के बारे में हमें बतलाने की जो क्षमता देता है, बतलाने के बारे में जो बताता है, वह ये जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसको देखने का एक प्रोसेस है। हम पिछले मैं 1 दशक से तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे भी बहुत पढ़ने आते हैं लोग, तो सभी लोग सिर्फ कोई गणना नहीं करना चाहते, लगन कुंडली से फलादेश करने की बात करते हैं, जो कि आधा अधूरा ज्ञान है। वास्तविकता यह है कि जन्म पत्री के 5 प्राण होते हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं से जन्म पत्री जो है वह, ये मान लीजिए कि जन्म पत्री की खाद है। अगर हम कोई मान लीजिए फार्मिंग करते हैं और उसके अंदर जो सही समय पर अगर हम खाद नहीं देते, सही समय पर पानी नहीं देंगे, तो उसमें चाहे कितनी ही उपजाऊ जमीन क्यों ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी अगर सेवा सुरक्षा नहीं की जाएगी तो अन्न जो है वो परिपूर्ण रूप से जो है फसल हमारी पकेगी नहीं। उसी के बारे में हमें ये 5 चीजें बताती हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। तो हम इसके बारे में कैसे जाने? तो जो तिथियां हैं हमारे यहाँ पर वो टोटल 16 होती हैं। इनमें तिथि का विचार क्यों किया गया? क्योंकि तिथि हमारे यहाँ पर तिथि गंडांत होता है। सभी लोग जो हैं वो 3 गंडमूलों के बारे में जानते हैं, जो नक्षत्र होते हैं, जिसमें मघा, मूल, अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रों के बारे में जानते हैं कि इनमें अगर जन्म हो तो गंडमूलों में बच्चे का जन्म होता है, उसकी शांति विधान कराना परम आवश्यक है। इस बारे में हमारा जो समाज है वो भी अनभिज्ञ नहीं है, उनके बारे में उनको भी जानकारी है। वो भी जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूछते हैं कहीं बच्चा गंडमूलों में तो नहीं हुआ। तो जब नक्षत्र में गंडांत में जन्म हो उसके बारे में जानकारी, तो नक्षत्र जो है वो गंडांत गंडमूल होते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का गंडांत होता है, आपको बताएं। और 3 प्रकार के गंडांत में जन्म हो तो जो बच्चे हैं, जो जिनका जन्म होगा, उनको आयु, आरोग्य, धन संपदा आदि की बहुत कमी देखी गई है। इसमें जन्म पत्री के बाद पास तो हम बाद में जाएंगे। महत्वपूर्ण चीजें हैं। 3 प्रकार के गंडांत क्या होता है? एक होता है तिथि गंडांत, एक है तिथि गंडांत, दूसरा है नक्षत्र गंडांत और तीसरा है लगन गंडांत। लगन गंडांत को ही आप एक भाषा में राशि गंडांत भी कह सकते हो, बात एक ही है। अगर तिथि गंडांत में क्या है कि तिथियां जो 16 होती है उसमें से 5, 10 और 15 जो तिथियां हैं, 1, 6 और जो 11 तिथियां हैं, इनमें गंडांत, तिथि गंडांत होता है। जैसे अगर पंचमी तिथि समाप्त होकर के और जब छठी तिथि चल रही होती है, प्रारंभ होने वाली होती है, तब इस समय गंडांत तिथि होती है। ऐसे ही 10वीं तिथि समाप्त होकर एकादशी चलने वाली हो तब गंडांत होता है। और पूर्णिमा या अमावस्या जब तिथि अगर समाप्त होकर के पड़वा, प्रतिपदा तिथि जब चल रही होती है उस समय भी गंडांत होता है। तो तिथि गंडांत में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार अड़चने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कोई भी काम करेगा तो बार बार उसमें असफलता होती है। मात्र तिथि गंडांत से ही इस फलादेश को बताया जा सकता है। तो इसलिए ये जो 5 प्राण है इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर इस देखें तो तिथियां कुछ जो है ना भद्रा तिथियां होती हैं, 2, 7, 12 तिथियां भद्रा होती हैं। इन तिथियों में जन्म होना अच्छा माना हमने। रिक्ता तिथियों में जन्म हो तो खराब। हमारे यहाँ पर महर्षि पराशर जी कहते हैं, दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्टयाम सोदर्भे तथा, कि अगर किसी का भी बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या को हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम
और इन लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कमजोर होगी। इन लोगों को जब भी मौसम बदलेगा, जब भी कोई परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन आदि होगा, तब इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इनका जो शरीर है वो हर चीज को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता, रेसिस्टेंस पावर कमजोर होती है। थोड़े नजला, जुकाम, खांसी, बुखार आदि ये तो सामान्य चीजें हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के जन्म को भी महर्षि पराशर जी ने अशुभ माना है। तो इसलिए सबसे पहले तिथि देखे कि किस तिथि में मेरा जन्म हुआ है, उसके अनुसार मैं फलादेश करूं। और मेरे पास बहुत सारी जन्म पत्रियां हैं जिनमें तिथियों के आधार पे जो फलादेश महर्षि पराशर जी ने लिखा वो बिल्कुल सटीक बैठता है, कमाल की बात है। तो सबसे पहले जब कुंडली का निर्माण करते हैं तो इन 5 चीजों की गणना की जाती है और उसी से फलादेश निकलता है। तो सबसे पहले तिथि का विचार करना चाहिए। उसके बाद में है वार हम जानते हैं डे लॉर्ड जो होता है। अगर वार का स्वामी भी किसी की जन्म पत्री में अगर 6, 8, 12 भावों में नहीं बैठा है तो आप देखो कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा देवी कृपा या देवी सहायता मिलती रहती है। हमेशा किसी भी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, आसानी से निकल जाएगा। अगर जितना ज्यादा बलवान होगा वार का स्वामी, जैसे मान लो कि किसी का जन्म मंगलवार को हुआ, तो मंगल जो है किसी कुंडली में मान लो मकर राशि में यहां बैठ गया, उच्च का हो गया। 1 नंबर राशि में मंगल यहां बैठ गया, मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया। 8 नंबर में अपनी में बैठ जाए मंगल, तो क्या होगा कि वार का स्वामी बलवान होने से ऐसे व्यक्ति को हर मुसीबत से आसानी से बाहर निकाल कर ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है वो हिम्मत नहीं हारने वाला होता है, हर परिस्थिति से अपने आप को उबार लेने वाला होता है। इसलिए वार के स्वामी से भी फलादेश किया जा सकता है और किया जाता है हमारे यहाँ। दूसरा है योग हमारे यहाँ पर 27 योग होते हैं। और भी अनेक प्रकार के ज्योतिष में योग का मतलब तो जोड़ है आपस में, जैसे 2 ग्रहों की युति होना भी एक योग है, केंद्रेश और त्रिकोणेश का मिलना भी एक योग है, उसको योग कारक कहा हमने। लेकिन ये 27 योग हैं जो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर बनते हैं। इनमें से कुछ योग बहुत ही अशुभ होते हैं, जिनमें से कुछ की बात करते हैं। किसी का भी जन्म अगर मान लो व्यतिपात या वैधर्ती योग में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कानूनी समस्याएं आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जेल, जमानत आदि पर पैसा अवश्य खर्च करता है ऐसा व्यक्ति। तो व्यतिपात, वेधर्ती योग खराब है। दूसरे जो योग हैं उसमें गंड योग है, इसमें गांठ बन जाना, रोग होने का भय रहता है। शरीर में जगह जगह जो है वो गांठें बनने का भय रहता है। परिघ योग है, परिघ योग में अंग भंग होने का भय रहता है। गिर गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, उंगली टूट गई या और कुछ ज्यादा क्षति हो गई तो परिघ योग भी बहुत नेगेटिव है। तो इस प्रकार से योगों में से भी 8 या 9 योग हमारे अशुभ होते हैं। उनको देख करके भी जन्म पत्री के बारे में मालूम पड़ता है कि जन्म पत्री बलवान है या कमजोर हो गई है। इसलिए पंचांग का विचार करना नितांत आवश्यक है। आगे चलते हैं नक्षत्रों की तो हमने अभी बात ही की आपसे कि गणमूल जो नक्षत्र है उनमें जो है जन्म होने पर कहीं न कहीं स्वयं को, माता पिता को, धन संपदा आदि को नष्ट करने वाला मानव प्रसव होता है। इसमें 4 लोगों को नुकसान होता है, या तो माता या पिता या मामा को ननिहाल पक्ष में, या स्वयं को। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत ऐसी है। तो जो नक्षत्र है उससे भी हमें जानकारी मिलती है और इसी से राजयोग भी बनते हैं। जैसे किसी का भी शुक्र अगर मान लो कृत्तिका नक्षत्र में है, लगन में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में या एकादश भाव में बैठा हो, तो ऐसा शुक्र अकेला ही राजयोग कारक हो जाता है। तो प्रत्येक ग्रह कुछ खास नक्षत्रों में बैठ के भी राजयोग देता है। इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को। यहाँ सिर्फ ये बताना उद्देश्य हमारा कि जन्म पत्री निर्माण से पहले, जन्म पत्री निर्माण जो करते हैं उससे सबसे पहले हमें इन 5 चीजों का विचार करना चाहिए। इनके करने के बाद हम जन्म पत्री के पास जाएं, क्योंकि ये शुरुआती जो चीजें हैं इन्हीं से मालूम पड़ता है कि जन्म पत्री मेरी कमजोर है या बलवान है। उसी के बाद में करण है। करण हम जानते हैं 11 करण है। इसमें से एक करण के बारे में तो आजकल पूरा भारतवर्ष ही जानता है। कैसे जानता है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 11 करण है उसमें 7 तो चर करण होते हैं, 4 करण होते हैं, और जो 4 जो करण हैं वो स्थिर होते हैं।
जो सातवां जो करण है, बव, बालक, कोलक, तेतिल, गर्भ, वणिज और विष्टि, ये जो विष्टि करण है, इसके बारे में तो आजकल सभी जानते हैं, इसी का नाम भद्रा है। जब भी रक्षाबंधन होती है, जब भी होली होती है, तो भद्रा का विचार किया जाता है। तो क्या भद्रा का विचार जब हम इतने अच्छे मांगलिक कार्यों में कर रहे हैं, तो किसी का जन्म होगा तो क्या फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मंत्रेश्वर जी जातक पारिजात में कहते हैं, विष्टियम दारिद्रम भवेत, विष्टिकरण में हो तो दरिद्रता होती है, पैसे की तंगी होती है, ऐसे व्यक्ति का हाथ जो है हमेशा संकुचित रहता है, कितना ही कमा ले, जब आवश्यकता होगी तब पैसा नहीं होगा। और दूसरा कि विष्टिकरण में जन्म होने से महर्षि पराशर जी ने कहा, आयु, आरोग्य और धन संपदा इनमें कमजोरी होती है, कटौती हो जाती है अगर भद्रा में जन्म है तो भद्रा का विचार जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे यहाँ तो अगर भद्रा में जन्म हो तो ही कहते हैं कि अशुभ योगों में जन्म हुआ है। तो पंचांग जो है, इन 5 चीजों का विचार पहले करें, उसके बाद 3 बल होते हैं, लगन, सूर्य और चंद्रमा। अब एक विचार है कि किसी की कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग बन रहे हैं, मान लो कि ये बहुत ही परम साहसी बनेगा, थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में, मंगल भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा जो है अमावस्या के नजदीक का है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डरपोक किस्म का है, वो साहसी कहां से होगा? बाहर से साहसी है कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, बातों में है, लेकिन फिजिकल रूप से अगर कोई काम करना होगा तो नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर तीनों बलवान नहीं हो तो क्या काम करे, क्या काम फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ कहावत है कि आपके पास मिठाई की दुकान हो और आपके पास आपको डायबिटीज भी हो, तो मिठाई का स्वाद कैसे ले पाएंगे आप ले नहीं सकते। इसी प्रकार से तो सबसे पहले जन्म पत्री में लगन है शरीर, सूर्य है आत्मा और चंद्रमा है हमारा मन। और मन के बारे में तो एक बात कही जाती है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो चंद्रमा का तो बलवान होना बहुत ही जरूरी है। सभी ग्रहों का अगर निखिल बीज जो है वो चंद्रमा का बल ही है। अगर चंद्रमा अगर बलवान है तो जन्मपत्री अपने आप ही सुधर जाएगी, और पंचांग में भी जो कमियां रही होंगी उनको भी दूर करने की ताकत चंद्रमा के पास है। इसलिए किसी भी जन्मपत्री का अगर हम आकलन करते हैं तो सबसे पहले हमें पंचांग देखना चाहिए। पंचांग के बाद इन 3 चीजों का विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य बलवान है तो आत्म बल बहुत जबरदस्त होगा। आत्म बल अगर बहुत अच्छा है व्यक्ति के पास तो सरवाइव कर सकता है। आत्म बल कमजोर है लेकिन मानसिक बल बहुत अच्छा है तो भी सरवाइव कर सकता है। और मान लो कि मानसिक बल कमजोर है और शरीर बल बहुत अच्छा है तो सरवाइव करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इन तीनों में से महत्वपूर्ण जो बल है वो चंद्रमा का ही बल है। वास्तव में चंद्रमा अकेला बलवान होने से इन दोनों चीजों को भी अपने साथ में लेके चल सकता है, और ये कमजोर हो तो ये दोनों चीजें जो हैं वो अपने आप ही कमजोर हो जाती हैं। इसलिए लगन, लगनेश, कारक, अकारक, मारक, बाधक आदि जो बातें ज्योतिष में की गई ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले देखें कि जन्म पत्री जो है वो कितनी बलवान है, पंचांग के जो 5 उपकरण हैं वो कितने बलवान हैं, और ये तीनों में से अधिकतम कितने बलवान हैं। तब जन्म पत्री अगर कमजोर भी हो तो भी अच्छी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी, जो आप ये देख लीजिए कि इंदिरा गांधी की कुंडली देख लीजिए, आप जवाहरलाल नेहरू की देख लीजिए, आप और नहीं तो दूर क्यों जाते हैं, आप जो है इसकी राहुल गांधी की कुंडली देख लीजिए। कौन से ग्रह उच्च के बैठे हैं? ग्रह उच्च के होने मात्र से कोई कुंडली बलवान नहीं होती। आपको बता दूं, पहले 5 और 3 8, ये 8 चीजें अगर 8 एलिमेंट जो हैं ये अगर बलवान हो जाए तो कमजोर कुंडली भी खिल जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से कुंडली का विचार करना चाहिए हमें। धन्यवाद।